आजकल का जो फेवरेट पास टाइम है क्रॉस वर्ड की तरह से, वो ये है कि बीजेपी की सीटें कहां बढ़ेंगी और कहां घटेंगी। सब लोग बैक ऑफ द एनवेलप यही कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि नया नारा आ जाएगा इस बार। वो आएगा कि तोड़ेगा तो मोदी ही। हार जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगा तो मोदी ही। तो उसका मैं बेसलाइन केस बताता हूं। बीजेपी अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए क्या करना है, उसको चाहिए 304। और कांग्रेस को कंट्रोल में रखना या नीचे दबाए रखना, उसमें बीजेपी का गेम प्लान क्या है कि 44 के नीचे रख लो। 2014 वाला आंकड़ा, 19 वाला भी नहीं। आपको ये संभव लगता है क्या? मैं बीजेपी का गेम प्लान, बीजेपी की इच्छा बता रहा हूं। देखिए, बीजेपी का गेम प्लान कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि कांग्रेस को दक्षिण भारत में कम से कम अपेक्षा से ज्यादा सफलता मिलती रही है, उनकी अपेक्षा से ज्यादा। दूसरा, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कर्नाटक उन्होंने जीता है, जहां का मुकाबला अच्छा होने की उम्मीद है। तब अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना उन्होंने जीता है। जितना हमारे ट्रैकर्स थे उसमें तमिलनाडु में उनके सहयोगियों के साथ में उनकी स्थिति मजबूत थी। जो हमारे ट्रैकर्स कह रहे थे केरल में लगभग 2 राउंड एक तरफा वो लोकसभा जीते हैं और हो सकता है इस बार भी निकालें। बाय द वे, एक ये इंपॉर्टेंट है, आपने चूंकि जिक्र छेड़ा, जिन जगहों पे लॉपसाइडेड संजय जी भाई कंटेस्ट है ना, वहां पे टर्नआउट गिरा है। आप ये बात देखेंगे, जहां पे कंटेस्ट अच्छा हो रहा है वहां टर्नआउट अच्छा हुआ है। और ये राज्य के अंदर भी बात लागू होती है। राजस्थान में ओवरऑल टर्नआउट गिरा है, लेकिन जिन सीटों पे वहां कंटेस्ट है, बाड़मेर उठा लीजिए, जालोर उठा लीजिए, 4-5 सीटें जहां कंटेस्ट है वहां पे टर्नआउट बेहतर हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक सीट पे कंटेस्ट है, टर्नआउट अच्छा हो रहा है। अपवाद केवल महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में हर मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसी भी पार्टी का वोटर हो, उसको लगता है कि मेरे पिछले जनादेश का आपने अपमान किया था, मैं किसको वोट दूंगा या वोट दूंगी, वो बंदा जीतने के बाद में किधर जाएगा ये मुझे ही नहीं पता। इसलिए टर्नआउट वो उस निराशा के कारण गिरा है लार्जली। लेकिन दक्षिण भारत में मुझे लगता है वो एक एरिया है जो कांग्रेस के लिए कंफर्ट जोन है और भाजपा के लिए ग्रीन जोन है। वैसे एक आप बनारस की बात बता रहे थे, तो मैं दर्शकों को आपकी एक बात और बता दूं, ये भारत का पहला और एकमात्र कॉस्मोपॉलिटन टाउन है। जिन आपने टूरिस्ट की बात की, अगर आपके कैमरा दिखाएं, आधे से ज्यादा आपको तीर्थयात्री दक्षिण भारत के यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये जितने घाटों के पीछे आपको मोहल्ले दिख रहे हैं संजय भाई, मसलन कहने के लिए लोग मुझे मराठी समझते हैं क्योंकि मेरा सरनेम देशमुख है, मैं बड़ा फर्जी किस्म का मराठी हूं। मेरी मातृभाषा विशुद्ध भोजपुरी है, क्योंकि हम कब कितने साल पहले कितनी पीढ़ी पहले बनारस आई ये हमको भी नहीं पता। तो यहाँ मोहल्ले के मोहल्ले हैं जहाँ पे आपको तमिल, मलयाली, आंध्र के तमिल समागम हुआ। बिल्कुल यहाँ भरे हुए हैं पूरे भारत के ऐसे लोग, और सब भोजपुरी बोलते हुए मिलेंगे, जिनको खुद याद नहीं होगा कि उनके बाप दादे कब और किस परिस्थिति में बनारस आए। हमारे कई गुजराती दोस्त भी यहीं काशी के ही हैं। बहुत मिलेंगे आपको सर। और बनारस में इसीलिए आपको खान पान जो अच्छा मिलता है उसका कारण ये है क्योंकि बंगाल से अच्छी बंगाली मिठाई आपको यहाँ मिलेगी। सवेरे आप उचित समय पे उठ जाएं तो दक्षिण भारत से बेहतरीन इडली यहाँ मिलेगी आपको खाने को। तो ये इस कॉस्मोपॉलिटन टाउन होने का जो आनंद है वो इस कारण से है। और मोदी जी के यहाँ के चुनने के पीछे एक कारण वो भी है। अभी आपने वो काशी तमिल संगम वाला जो आपने वो चैप्टर यहाँ पे देखा था, मुझे लगता है कि इस जगह के नर्व सेंटर उस तरीके के होने के आयाम काफी ज्यादा हैं, इसलिए बनारस लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। एब्सोल्यूट।